इंडिया के सबसे पॉपुलर ऑनलाइन टीचर्स में से एक खान सर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और वो जबरदस्त वायरल हो गया। तो आज हम उन्हीं के विचारों को थोड़ा डिकोड करेंगे। उनकी उम्मीदें क्या थीं, सिस्टम की किन खामियों पर उन्होंने बात की और भविष्य के लीडर्स पर उनका क्या कहना है, सब कुछ समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है 2014 से। खान सर खुद पटना में नरेंद्र मोदी की एक रैली में थे और वहां एक के बाद एक कई बम धमाके हुए। लेकिन पता है क्या, भीड़ में इतना जोश था, इतना उत्साह था कि लोगों को लगा ये पटाखे फूट रहे हैं। जरा सोचिए, ये एक घटना उस वक्त की उम्मीदों और जुनून को दिखाती है जब खान सर को भी लगा था कि हाँ, ये एक नए भारत की शुरुआत है, एक ऐसा पल जो बहुत बड़े बदलाव का वादा कर रहा था। तो इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 मेन हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे उम्मीदें बनाम हकीकत, फिर बिहार के डेवलपमेंट क्राइसिस पर बात करेंगे, सिस्टम की खामियों को समझेंगे, राष्ट्रीय नीतियों पर उनकी आलोचना देखेंगे और आखिर में नए नेतृत्व की उनकी मांग पर गौर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, उम्मीदें बनाम हकीकत। सवाल ये है कि 2014 के वादों और आज की हकीकत में कितना बड़ा फासला है। खान सर के हिसाब से ये फासला बहुत बड़ा है। देखिए, 2014 में उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। सस्ता पेट्रोल, सस्ती दाल, 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट सिटी। खान सर के मुताबिक इनमें से कई वादे पूरे नहीं हुए, खासकर एजुकेशन के मामले में। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि सरकार ने कुछ जगहों पर अच्छा काम भी किया है, जैसे कि सड़कें, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये एक मिली-जुली तस्वीर है, जहां कुछ सफलताएं भी हैं और कुछ बड़ी विफलताएं भी। चलिए अब बिहार पर फोकस करते हैं। खान सर के लिए उनका अपना राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि वो इसे पूरे देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का एक छोटा सा मॉडल मानते हैं, एक माइक्रोकॉज्म। और इसके लिए वो एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि नेताओं ने बिहार को ट्रेन का जनरल डिब्बा बना दिया है, जहां बस किसी तरह जिंदा रह लेना ही विकास मान लिया जाता है। असली तरक्की तो कहीं नजर ही नहीं आती। एक छोटा सा लेकिन चौंकाने वाला उदाहरण देखिए। पटना एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 6,800 फीट लंबा है, जबकि कम से कम 9,000 फीट होना चाहिए। खान सर बताते हैं कि इसी वजह से वहां सिर्फ सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट ही प्लेन लैंड कराने की हिम्मत करते हैं। ये बस एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोज लोगों की जान को खतरे में डालती है। और ये तो बस शुरुआत है। खान सर बिहार की कई पुरानी बीमारियों को गिनाते हैं। हर साल 35 दिन तक बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बांध बनाने के प्लान अटके पड़े हैं। हेल्थ केयर का हाल इतना बुरा है कि 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं की कमर पोषक तत्वों की कमी से झुक जाती है। और लोग अमीर बनने के लिए शहर नहीं छोड़ रहे, वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए पलायन कर रहे हैं। अच्छा, तो बिहार की समस्याओं से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन सिस्टमिक फेलियर्स की जो खान सर के मुताबिक पूरे देश की तरक्की को रोके हुए हैं, यानी भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी और ये लगातार होते पेपर लीक। भ्रष्टाचार पर खान सर का आरोप एकदम सीधा है। वो कहते हैं कि जब भी कोई पुल या सड़क का कॉन्ट्रैक्ट पास होता है तो उसके बजट का 40% पैसा तो पहले ही मंत्री, अधिकारी और पार्टी फंड में चला जाता है। अब जो ठेकेदार है उसके पास काम करने के लिए सिर्फ 55 से 60% पैसा बचता है। तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि हमारे पुल बार बार गिर जाते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी, खास तौर पर आईएएस को लेकर खान सर एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं। उनका मानना है कि आईएएस अधिकारी अच्छे एग्जीक्यूटर तो हैं, मतलब वो मौजूदा सिस्टम को चला सकते हैं, आदेशों का पालन कर सकते हैं, लेकिन वो इनोवेटर नहीं है। वो देश को बदलने वाले बड़े और नए आइडियाज नहीं ला सकते। और वो होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे लोगों का उदाहरण देते हैं जो आईएएस नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी। और ये जो बार बार एग्जाम पेपर लीक होते हैं, इस पर खान सर का सल्यूशन काफी, कह सकते हैं, सख्त है। वो सुझाव देते हैं कि पेपर बनाने से लेकर छापने तक का पूरा काम एक ही सिक्योर जगह पर होना चाहिए, बिल्कुल आइसोलेशन में, ठीक वैसे ही जैसे देश का बजट तैयार होता है। और जो लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं उन पर नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि समस्या को जड़ से ही खत्म किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं कुछ बड़ी राष्ट्रीय नीतियों पर, खान सर के विचारों पर। अग्निवीर स्कीम से लेकर जाति जनगणना तक वो क्या सोचते हैं। अग्निवीर स्कीम को लेकर खान सर एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा चिंता उठाते हैं। वो एक सवाल पूछते हैं, जब हजारों मिलिट्री ट्रेन्ड नौजवान 4 साल बाद बिना नौकरी के समाज में वापस लौटेंगे, तब क्या होगा? क्या अब आतंकवादी या नक्सली अग्निवीर बनकर खुलेआम ट्रेनिंग ले सकते हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिसके बहुत दूर तक असर हो सकते हैं। जाति जनगणना पर खान सर का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। वो सीधा कहते हैं, भाई अगर समाज में जाति एक सच्चाई है तो उसकी गिनती करने में क्या गलत है। वो आलोचकों को एक तरह से चैलेंज करते हैं कि अगर आपको जनगणना से दिक्कत है तो पहले जड़ को खत्म करो, यानी जाति को ही खत्म कर दो। और आखिर में देखते हैं कि खान सर आज के और भविष्य के नेताओं को कैसे देखते हैं और इस सिस्टम को सुधारने के लिए उनके पास क्या आइडियाज हैं। अलग अलग नेताओं पर खान सर बिना लाग लपेट के बात करते हैं। नीतीश कुमार को वो बिहार के लिए अतीत का वरदान मानते हैं, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य को एक चिंता बताते हैं। तेजस्वी यादव की तारीफ करते हैं कि वो रोजगार जैसे असली मुद्दों की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर में उन्हें एक नई उम्मीद दिखती है। राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि इतनी हार के बाद भी टिके रहना ही उनकी खासियत है। और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं कि वो अपराधियों से सख्ती से निपटते हैं। सिस्टम को सुधारने के लिए खान सर के कुछ आइडियाज तो बहुत ही अनोखे हैं, जैसे कि शैडो कैबिनेट का आइडिया, जहां विपक्ष का एक नेता हर मंत्री के काम पर नजर रखेगा, या फिर पब्लिक ऑडिट, मतलब किसी इलाके में सड़क बने तो वहां के लोग ही उसकी क्वालिटी को सर्टिफाई करें। और दहेज जैसी बुराई के लिए उनका सुझाव है कि दहेज में दी गई गाड़ियों पर गुलाबी नंबर प्लेट लगा दो, ताकि एक सामाजिक शर्म पैदा हो। तो आखिर में खान सर का पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे नए नेता इस सड़े गले सिस्टम को बदल पाएंगे, या फिर ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो इन्हें ही अपने जैसा बना लेगा? इस सवाल का जवाब शायद भारत का भविष्य तय करेगा।